डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखो, उन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। हालांकि इनके मॉडल में कुछ दोष थे, इनको दूर करने के लिए फिर बोर ने दिया था आगे, वो ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, इससे पहले किसने मॉडल दिया था? थॉमसन ने दिया था। वो भी ज़्यादा कुछ आगे चला नहीं, है ना, उन्होंने खास कुछ बताया भी नहीं था। अब देखो, इनके मॉडल का फर्स्ट पॉइंट था, इन्होंने बताया कि किसी परमाणु के दो भाग होते हैं, एक भाग नाभिक और दूसरा भाग कक्षा है। ये समझते हैं हम कैसे। जैसे उन्होंने बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है, ये क्या है? नाभिक। और दूसरा भाग कौन सा होता है? कक्षाएं, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इन कक्षाओं में। और नाभिक में कौन कौन होते हैं? एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो किसी परमाणु के दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? एक नाभिक वाला भाग और एक कक्षाओं वाला भाग। ये कक्षा है और ये नाभिक है। ठीक है, ऐसा बताया तो होता है, बिल्कुल सही है। ये भी बोर ने बताया था आगे जाके। ठीक है, परमाणु का समस्त धनावेश उसके मध्य में स्थित होता है। आप सब जानते हो कि किसी भी परमाणु में धनावेश और ऋणावेश दोनों पाए जाते हैं। ये आगे पीछे हमने पढ़ा था, किसने कहा था? रदरफोर्ड, थॉमसन ने बताया था कि परमाणु के अंदर जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश पाया जाता है। ये भी बता रहे हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके मध्य में स्थित होता है। मतलब जो धनावेश है वो उसके मध्य में, और ऋणावेश कहाँ होता है? कक्षाओं में होता है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया कि धनावेश कहाँ स्थित होता है? मध्य में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। देखो ध्यान से, समस्त धनावेश उसके मध्य में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तीसरा था, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाविकों का आवेश भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु मतलब, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ बेरिलियम 4-9, नाइट्रोजन 7-14, सोडियम 11-23, तो ये विभिन्न तत्व हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु यानी विभिन्न तत्वों के, ये बेरिलियम परमाणु, ये नाइट्रोजन और ये सोडियम, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाविकों, इसका भी नाविक होगा जिसमें प्रोटॉन होंगे। नाविकों का आवेश भिन्न भिन्न होता है। देखो, इसका जो आवेश होगा वो होगा 4, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। इसका आवेश होगा 7 और इसका आवेश होगा 11। यानी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का जो नाभिकीय आवेश है वो क्या होगा? भिन्न भिन्न होता है, ऐसा ये कह रहा है। तो ये सच है। आगे जाके हम जब बोरबरी व्याख्या पढ़ेंगे तब ये समझेंगे कि विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणुओं के आवेश अलग अलग होते हैं। या फिर अभी थोड़ी देर बाद हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, तब भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये परमाणु क्रमांक ही क्या कहलाता है? नाभिकीय आवेश कहलाता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आगे जाके परमाणु क्रमांक की। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या नाभिकीय आवेशों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ, 20 परमाणु क्रमांक पढ़ा चुका हूँ। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, और बाहर भी लिखते जाऊँ तो 2, 4, लिथियम 3, 7, बेरिलियम का 4 और 9, बोरॉन 5, 11। इस तरह से ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे 20 तक। मैंने ट्रिक भी बताई थी, यदि किसी ने नहीं देखा है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख ले, उसमें इनको याद करने की मैंने ट्रिक भी बता रखी है। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है? नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनकी संख्या नाभिक के धनावेश के बराबर होती है। ये जे थॉमसन ने भी कहा था कि परमाणु में जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, यानी परमाणु उदासीन होता है। ये भी ऐसा ही कह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनकी संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाभिक के धनावेश के बराबर होती है। यानी किसी परमाणु में जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। प्रोटॉन धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। ये समझ में आ गया? बताओ, क्लियर हो गया? अब आते हैं अपन इस पे, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। सभी हेडिंग डाल लो, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। क्या कमी थी रदरफोर्ड मॉडल में? देखते हैं। पहली कमी थी
कोशों में इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या नहीं करता, यानी कि ये मॉडल जो रदरफोर्ड मॉडल है वो कोशों में इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या नहीं करता। ये वितरण की व्याख्या किसने की थी? ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में की थी कि कोशों में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। वैसे किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी बोर और बरी, दोनों ने मिलके कोशों में इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या की थी और इस व्याख्या को हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें समझाया, आप देख सकते हैं। दूसरा, वितरण का मतलब समझ गए होंगे, किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे ये नाभिक है किसी परमाणु का और ये कक्षाएं। अब किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये इन्होंने व्याख्या नहीं की थी। ये काहे से निकलता है बच्चों? यदि आपने देखा हो लेक्चर तो 2n² नियम से। ये कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और तीसरी बनाता तो ये तीसरी कक्षा। n का मान रखते जाओ, इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। जैसे n का मान इसमें 1 रखूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरी में देखो 2 रखो तो 4 और 4 दूनी 8, दूसरी में 8। तीसरी में 3 रखो, 3 रखा 9, 9 दूनी 18। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या जो मैंने तुम्हें बता दी है, जो कि रदरफोर्ड साहब नहीं कर पाए थे, जो आज तुम जानते हो। इस व्याख्या को वो नहीं कर पाए थे। क्लियर हुआ? अब अगला पढ़ो। आवेशित इलेक्ट्रॉन, इनका ऐसा मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं, जिन पर आवेश होता है, आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, यानी कि कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इनसे क्या निकलती है? ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो अंततः इनका ऐसा मानना था कि जब इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तब ये जाके किस में जा गिरेंगे? ये नाभिक के अंदर जा गिरेंगे, क्योंकि जब इनमें ऊर्जा नहीं, आप में ऊर्जा नहीं बचेगी तो आप कहाँ गिरोगे? ज़मीन पे। ऐसे ही इनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नाभिक के अंदर घुस जाएंगे। यानी इनका ऐसा मानना था कि ये इलेक्ट्रॉन माने कक्षा में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है, तो घूमते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नाभिक के अंदर गिर जाएगा। ये नाभिक है, इनको ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ये नाभिक में गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। क्यों भाई? ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा खत्म होने के बाद गिरना चाहिए, नहीं गिरता। ऊर्जा तो निकलती है पर इनको ऊर्जा उस कक्षा से मिलती है जिस कक्षा में ये घूमते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहे हैं तो पहली कक्षा की भी कुछ न कुछ ऊर्जा होगी, उससे ये ऊर्जा अपनी ग्रहण करते रहते हैं। यानी कि इनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, और ह्रास का मतलब कमी नहीं होती। ये अपनी कक्षा में संतुलित रूप से इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इनका ये मानना गलत था। देखो, आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा उत्सर्जित करके अंततः नाभिक में चले जाएंगे, यानी इनका ऐसा मानना था नाभिक में, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगला है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि ये असतत होता है। यानी इनको ऐसा लगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, जैसे ये नाभिक है, तो इनका ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सतत होना चाहिए। स्पेक्ट्रम कैसा? सतत होना चाहिए। देखो ऐसे, यानी घूमते 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 कहीं कंटिन्यूटी टूट नहीं रही, जबकि होता कैसा है? ऐसा होता है, ये नाभिक है, इसकी एक कक्षा ये टूट गई, देखो ये यहाँ जुड़ गई है यहाँ, तो बताओ ये कहाँ है? सतत। ये तो असतत है, ये कक्षा यहाँ पूरी हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यानी कि ये कंटिन्यू नहीं है। ऐसा ही इसने बोला कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि सतत नहीं होता। कैसा स्पेक्ट्रम होता है? असतत। और स्पेक्ट्रम के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। सतत स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हो? आगे आएगा क्वेश्चन, तब इसको अपन डिस्कस करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो सब, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, ठीक है। देखो, परमाणु क्रमांक को एक तो हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
और इसको परमाणु संख्या भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, परमाणु संख्या। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो सब आप जानते हो, इसके फॉर्मूले से निकल आएगी। देखो, परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि परमाणु उदासीन है तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बताओ क्या हो गई। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, जो धनावेश है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। किसी और बाहर क्या होती हैं, कक्षाएं। तो नाभिक, ये नाभिक है परमाणु का। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं, केवल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक आप हर एक का जानते हो। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, है ना। इस तरह से परमाणु क्रमांक मैंने तुम्हें 20 तक याद कराए। यानी ये परमाणु क्रमांक ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। कभी मत भूलना, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा जब परमाणु उदासीन होगा। यदि मैं तुमसे कहूँ कि जैसे सोडियम 11 होती है तो इसमें प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन कितने, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है। मैं कहूँ Na+ में बताओ, तो ये आयन में परिवर्तित हो गई। अब प्रोटॉन तो अभी भी इसमें कितने हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा धनवान यानी धन आवेश आने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10। जब भी प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है। भाई दे, जिस पे होगा पैसा वही तो देगा, जिस पे धन होगा इसका मतलब उसने पैसा दिया है, और जितना धन होगा उतना ही वो देगा। जैसे 2 धन आ गए तो 2 दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और 1 धन आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो पहले प्रोटॉन कितने थे, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11, लेकिन प्लस आवेश आने पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम। कितनी कम हो जाती है, जितना उस पर प्लस आवेश होता है। और माइनस आवेश से क्या होता है, उल्टा ले लिए। जैसे मैं इसमें माइनस लगा दूं तो कितने हो जाएंगे, 12। अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी खोज हेनरी मोसले ने की थी। ठीक है, इसकी खोज हेनरी मोसले ने की थी। ये कभी कभी उसमें आ जाता है ओटी में। दूसरी हेडिंग लगा लो, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, या परमाणु भार भी कह सकते हैं, या परमाणु भार। ये था एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास। ठीक है, और इसका एक नाम और है द्रव्यमान संख्या। किसी भी नाम से आ सकता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, तो हमेशा परमाणु भार की डेफिनेशन फॉर्मूले से ही बन जाएगी। जैसे मैं लिखूं परमाणु द्रव्यमान A एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यानी कि P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, और इसका होता है n। यानी कि ये आ गया A बराबर P प्लस n। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। और तुमसे कोई पूछे कि इन दोनों का योग और भी कुछ होता है, तो उसका एक नाम और है न्यूक्लियॉन की संख्या। ये ओटी में एक साल आया था, न्यूक्लियॉन की संख्या।
न्यूक्लियन की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ये कहाँ होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन? किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। तो बताओ इसकी डेफिनेशन बना लोगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ गया इतना? अब देखो मैं इस पे कराता हूँ एक न्यूमेरिकल, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं इधर मिटाता हूँ। ये फॉर्मूले काम आएंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे मुझे मान लो परमाणु क्रमांक निकालना हो तो ये फॉर्मूला काम आएगा। परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और दूसरा है परमाणु भार, परमाणु भार A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा, कभी कभी वो न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लेता है तो क्या निकालोगे? कैसे निकालोगे? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कैसे निकालोगे? परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या, और इसको प्रोटॉन की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? परमाणु क्रमांक Z। तो बताओ ये क्या है? परमाणु भार, और Z क्या है? परमाणु क्रमांक। तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या यदि पूछ ले तो न्यूट्रॉन की संख्या N बराबर A माइनस Z, और A क्या है? परमाणु भार, और Z क्या है? परमाणु क्रमांक। जैसे मैंने तुमसे कहा कि Mg, या मैंने तुमसे कहा एल्यूमिनियम 1327, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो गए? 13, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 13। मैं कहूँ न्यूट्रॉन बताओ तो आप न्यूट्रॉन परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। भार कितना है? 27, क्रमांक कितना है? 13, 13 दूनी 26, 14 आ गया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिखो, इस पर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी समझ में नहीं भी आया होगा ये वाला क्वेश्चन तो और मैं कराऊंगा इस टाइप की। क्वेश्चन लिखो, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, Li की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक Z बराबर दिया है 3 है, तथा द्रव्यमान संख्या, तथा द्रव्यमान संख्या यानी कि भार, द्रव्यमान A बराबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कुछ भी निकाल लो, चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन। तो मान लो मैं प्रोटॉन निकालना चाहता हूँ, प्रोटॉन की संख्या बराबर, बताओ प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक, क्योंकि हम क्या जानते हैं? सिर्फ परमाणु क्रमांक। इनकी प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है Z, और Z की जगह कितना रखा है? 3। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के, क्योंकि लिथियम परमाणु कैसा दिया? उदासीन, प्लस प्लस तो नहीं है इस पर, बिल्कुल। तो ये भी Z बराबर 3। अब मुझे निकालने न्यूट्रॉन की संख्या, तो N बराबर क्या होता है? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान संख्या 7, परमाणु क्रमांक कितना है? 3। आंसर कितना आ गया? 4। क्लियर हुआ? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो मुझे करके लाना। लिखो, निम्न नाविकों में
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो जबकि Na 11 23 11 है क्रमांक और 23 है भार। दूसरा मैग्नीशियम 12 25 वैसे होता 24 है पर इसने 25 दे रखा है तो कोई बात नहीं, जैसा वो दे रहा है वैसे अपन करेंगे। होता हमारे हिसाब से तो 24 ही है पर समस्थानिक भी तो होते हैं तो 25 भी हो सकता है। Br का दिया हुआ है उसने 35 80। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको निकालना है, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चलो मैं एक में निकलवा देता हूँ फर्स्ट में। जैसे मुझे इसमें तो ये क्या है Z बराबर 11 और परमाणु भार A बराबर क्या है 23। दो चीज़ें तो हम जानते हैं। तो हमें प्रोटॉन निकालने हैं तो प्रोटॉन बराबर क्या आता है Z और Z की जगह क्या लिख सकते हैं 11, तो ये कॉन्सेप्ट तो आ गया। इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या होता है Z, क्योंकि परमाणु के सौदासीन तो ये भी 11, दूसरा आंसर आ गया। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ये क्या होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक A माइनस Z। A कितना दिया है 23 माइनस 11 घटाओ 12। ये आंसर तीनों मैंने आपको एक के निकाल दिए। ये दोनों आप लोगों को करना है और करने के बाद फ़ोटो खींच के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ये दोनों समझ में आए कि नहीं, तो ही मैं आगे आप लोगों को ग्रुप में जोड़ के रखूँगा, अदरवाइज उससे हटा दूँगा। खुद अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचना और मुझे ये लिख के भेजना, लेकिन अपना नाम और लिख देना उसके नीचे कि सर हमने मेरा नाम ये है, क्लास 11th नाम ये है और ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, हो सकता है अपन 1 तारीख से लाइव क्लास स्टार्ट कर दें, तो मैं ग्रुप पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि अपन 1 तारीख से कितने बजे क्लास लेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लास। ठीक है, ओके।